ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक हेलीकॉप्टर हादसे में वफ़ात के बाद अब ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी संभाल ली है इन्होंने। इनका नाम है मोहम्मद मुखबिर। अब ये बन कैसे गए अचानक से? क्या खुद से बन गए? तो दरअसल ईरान का ये कानून है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर अचानक से उनके राष्ट्रपति की मौत हो जाती है, तो ऑटोमैटिकली जो सेकंड पोज़ीशन पर होगा मतलब वाइस प्रेज़िडेंट होगा, हिंदी उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो नायब प्रेसिडेंट होगा, वो ऑटोमैटिकली उस इंसान की जगह ले लेगा। अब यही हुआ जब प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की वफ़ात हुई हेलीकॉप्टर हादसे में, तो ऑटोमैटिकली जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुखबिर, वो उनकी जगह पर पहुँच गए। मगर जैसे ही ये राष्ट्रपति बने तो ज़ाहिर है ईरान एक अहम, ताकतवर, बड़ा देश है और इस वक़्त तो अहम किरदार अदा कर रहा है, हर तरफ चर्चाओं में रह रहा है क्योंकि फ़िलिस्तीन की जंग चल रही है उधर। तो हर तरफ इनकी चर्चा शुरू हो गई कि भई ये कौन है जो ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ गए अचानक से। ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया ने इनकी पूरी कुंडली खंगालना शुरू कर दी और दिखाने लगे कि अरे भाई इसने तो वो कांड किया था, इसने तो ये कांड किया था, इसने फलाना किया, ढिमकाना किया और इसको राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा दिया गया है। तो हमने सोचा हम भी आपको कुछ बताएँ कि आखिर ये इंसान कौन हैं कि जिनको ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी दी गई है अगले कुछ वक़्त तक के लिए, मतलब जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता है। तो नाम हमने आपको बता दिया, इनका मोहम्मद मुखबिर है। इनकी पैदाइश हुई थी सन 1955 में। इस हिसाब से ये जो प्रेसिडेंट थे मतलब इब्राहिम रईसी, उनसे भी उम्र में 5 साल लगभग बड़े हैं। हाँ, सही सुना आपने, लग नहीं रहे हैं, लेकिन 5 साल बड़े हैं। उनकी पैदाइश हुई 1960 में, इनकी 1955 में। बिल्कुल इब्राहिम रईसी की तरह ही इनकी फैमिली भी काफ़ी धार्मिक हुआ करती थी, रिलीजियस हुआ करती थी। इनके फ़ादर भी इब्राहिम रईसी के फ़ादर की तरह ही एक शिया आलिम हुआ करते थे। इसके बाद धीरे-धीरे इन्होंने सिस्टम में जगह बनानी शुरू की और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि जब 1980 और 81 के दौर के बाद से जब वो एक जंग शुरू हुई, ईरान और इराक के बीच सद्दाम हुसैन के दौर में, तो उस जंग में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया। ये आईआरजीसी के एक अधिकारी रहे थे, ऑफ़िसर रहे थे और ये भी बताया गया है कि ये स्वास्थ्य अधिकारी भी रहे थे, मतलब हेल्थ वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें देखते थे आईआरजीसी की। आईआरजीसी आपको पता होगा जो ईरान की मेन फ़ौज है। मतलब उसकी ऑफ़िशियल आर्मी नहीं है लेकिन ताकत के हिसाब से वो मेन ही मानी जाती है। धीरे-धीरे उसके बाद इनका कद बढ़ता चला गया वहाँ की हुकूमत में और कुछ जगह के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर वगैरह भी बनाए गए अलग-अलग प्रोविंस की, मतलब जो स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ की ईरान की। मगर फिर इनकी ज़िंदगी में बड़ा मोड़ सन 2006 में उस वक़्त आया कि जब ये फ़रमान-ए-इमाम नाम की एक संस्था से जुड़े। मतलब गवर्नमेंट की वहाँ पर एक और ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको फ़रमान-इमाम के नाम से जाना जाता है, या मैं अगर आपको रियल नेम बताऊँ तो उसका रियल नेम है एग्ज़ीक्यूशन ऑफ इमाम ख़ुमैनीज़ ऑर्डर। उससे ये जुड़े और फिर उसके मुखिया बने, हेड बन गए और उसी से जुड़ने की वजह से इनका कद बढ़ता चला गया। 2021 में जब इब्राहिम रईसी साहब राष्ट्रपति बने तो उसी वक़्त इनको वाइस प्रेज़िडेंट बनाया गया, यानी कि उपराष्ट्रपति बना दिया गया और तब से लेकर अब तक ये उपराष्ट्रपति थे। अब जब उनकी अचानक से वफ़ात हो गई तो फिर ये ऑटोमैटिकली राष्ट्रपति बन गए हैं अगले इलेक्शन तक के लिए। अब इनका पास्ट कैसा रहा है, कुछ चीज़ें अगर आपको जानना है, अंदाज़ा लगाना है, तो आप इससे समझिए कि इनके ऊपर न सिर्फ़ यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाए, पहले ही लगा दिए थे। यूरोपियन यूनियन ने तो हटा भी दिए थे, लेकिन अमेरिका ने अभी तक नहीं हटाए हैं। 2021 में लगाए थे उसने। क्यों लगाए थे? वैसे तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे, अमेरिका और वेस्टर्न नेशन की तरफ से कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उसमें काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं। मिसाइल्स प्रोग्राम में इनका बड़ा किरदार है। रशिया यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसमें भी जो डील वगैरह हुई हथियारों की, उन सब में भी इनका किरदार है, ऐसा दावा किया जाता है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से भी अलग हटकर जो सबसे मेन चीज़ है जिसने वेस्टर्न नेशंस को, पूरी वेस्टर्न पावर्स को परेशान किया, वो है उनका उसी संस्था का हेड होना जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको फरमान इमाम वगैरह के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये कोई आम संस्था नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है कि जो पूरे ईरान में किसी को जवाबदेह नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को जवाब नहीं देती है, ना पुलिस को, किसी को, कोई इससे कोई पूछ-गछ नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट किसके अंडर में? इमाम ख़ामनेई जो हैं, मतलब वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके अंडर में डायरेक्ट, और उन्हीं को रिपोर्ट करती है। यानी इसके जो हेड हैं, जो ये जो मोहम्मद मुखबिर थे, ये डायरेक्ट इमाम ख़ामनेई को ही रिपोर्ट करते हैं और किसी को भी जवाबदेह नहीं है। और इसका काम क्या है? आप कह सकते हैं ये एक तरीके से ईरान की धीरे-धीरे इकोनॉमी पर कब्ज़ा कर रही है। एक ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट समझ सकते हैं आप इस रिजीम का। ये जो रिजीम है ईरान में, जो इस्लामिक रिजीम है, इसका काम यही होता है कि ये सब पर निगाह रखती है, सरकारी अधिकारियों पर, सरकारी डिपार्टमेंट पर, कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ। जैसे ही इसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ इल्लीगल है, ये फ़ौरन उन तमाम चीज़ों की ज़ब्ती कर लेती है। वो चाहे प्रॉपर्टी हो, कोई दूसरा खजाना हो, कुछ भी हो, ये फ़ौरन अपने अंडर में ले लेती है। और धीरे-धीरे इस तरह से इनने बहुत सारी
प्राइवेट कंपनीज़ को अपने अंडर में लिया या फिर सरकारी कंपनीज़ को भी लिया और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से इसके कंट्रोल में आई हैं और आज इसके पास बहुत कुछ है, बिलियंस में। बल्कि बहुत पुरानी रिपोर्ट है, उसमें भी बताया गया कि ऑलरेडी इसकी बहुत पहले ही 94 बिलियन के करीब इसके एसेट्स हो चुके थे। इसकी नेटवर्थ हो चुकी थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो इसी वजह से अमेरिका का ये कहना है कि एक तरीके से ये रिजीम का ख़ज़ाना बन चुका है, जो वहाँ की हुकूमत है। ये जो लोगों की फ्रीडम है और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका उल्लंघन करती है ये संस्था। ये गलत तरीके से काम करती है और मोहम्मद मुखबिर की ये संस्था एक माफिया ग्रुप की तरह काम करती है, जो आम लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका को प्रॉपर्टी के मामले में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और करना भी चाहिए। देखो बेचारा फ़िलिस्तीन के मैटर में कितनी ज़्यादा परवाह कर रहा है, लगातार हथियार भेज रहा है इज़राइल को, जबकि ऑलरेडी 30 से 40 हज़ार लोग अपनी जान गँवा चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। तो भई उसकी ज़िम्मेदारी है, वो हमेशा से करता है, करता आ रहा है, तो इसीलिए उसने बेचारे ने प्रॉपर्टी वाले मामले में भी देखो कितना ज़्यादा ख़्याल रखा ह्यूमन राइट्स का। तो ये था अमेरिका का कहना, इस वजह से उसने इस बंदे के ऊपर यानी मोहम्मद मुखबिर जो हैं नए राष्ट्रपति, इनके ऊपर ऑलरेडी पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये थी ईरान के नए राष्ट्रपति और टेम्परेरी राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जानकारी से भरपूर लगी हो वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।